हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का रोहन हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। तो बच्चों, अगले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे रमन जी ने एक आभा की खोज में कैसे समुद्र तट पर गए थे। वो था भाग 1। अब हम भाग 2 पढ़ेंगे जो कि लेक्चर 2 है, जो जहां से हम आधा छोड़े थे। तो उससे हम शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, यह है उसका विषय कि रमन ने अनेक ठोस, रबों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रबेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। तो यह बताते हैं कि हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, जो कि जिसे हम सीवी रमन जी के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ बच्चों ना, रमन ने अनेक ठोस, रबों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के भाव का अध्ययन किया। जो आभा था उसमें जो चमक दिख रहा था, उसमें चमक आने की कारण क्या थी, वो उस पर अध्ययन शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल और ठोस रबेदार पदार्थ से गुजरती है तो वो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। तो वो यह अध्ययन करके यह पता चला उनको कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल और ठोस पदार्थों से गुजरती है तो वे वर्ण तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है, उसके रंग में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरती हुई उनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। तो जब यह तरल सी पदार्थ जब यह तरल सी पदार्थ फोटोन यानी उस चीज से गुजरती है तो वो उसमें अपने आप को संभाकर वो वर्णों में, रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, हम कुछ शब्दार्थ लिखेंगे जैसे ठोस रवो, ठोस रवों का अर्थ है बिलोर बा मणि। बिलोर बा मणि। फिर फोटोन यानी एक प्रकाश, फोटोन यानी फोटोन यानी प्रकाश का अंश।
फोटोन का क्या अर्थ है बच्चा ना? फोटोन का अर्थ है प्रकाश का वर्ण, और एक वर्णीय का अर्थ है एक रंग का, एक वर्णीय। एक वर्णीय का अर्थ है एक रंग का। तो बच्चों क्या हुआ ना, जब वो फोटोन, फोटोन यानी प्रकाश का अंश, जब उस किरणें, सूर्य के किरणें जब पड़ते हैं समुद्र पर, तब क्या होता है ना बच्चों, तब उस जगह पर जब किरणें गिरती है तो वो एक वर्णीय किरणें परिवर्तन के आधा एक वर्णीय की किरणें फोटोन जब तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए इस अणु, ठोस रवों यानी बिल्लोर, मणि यानी उन मणि पर जब गिरते हैं तो वे गुजरते हुए इन अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के परिमाण स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। जब वो किरणें गिरती है, जब सूर्य की किरणें होती है, सपोज यह सूर्य, यह हमारा समुद्र है, यह हमारा समुद्र है। जब सूर्य की किरणें जब गिरती हैं इस समुद्र पर, तो इसमें जो मणिभ होते हैं उन पे गिरने पर उनके गिरने पर उसमें जो प्रकाश गिरती हैं वो या तो उनमें समा जाते हैं, जो किरणें होती हैं, ये है किरणें, ये जो किरणें होती हैं, तो ये जब इनमें गिरती हैं तो पहले तो वो समा जाती है यानी खो जाती हैं, मतलब इसमें आ जाती हैं वो किरणें, जो प्रकाश का अंश होता है, तो आधा खो जाती हैं, अगर आधा मतलब उड़ जाती हैं। तो उससे क्या होता है ना, एक वर्णीय रंग का देखने को मिलता है, एक रंग का जो वर्ण है हमें देखने को मिलता है। तो यह विषय हमारे साइंटिफिक चीजों से ग्रसित थे, साइंटिफिक चीजों से जड़ित थे ये जो सारी चीजें। तो तभी क्या होता है ना, ये एक सीवी रमन जी कहते हैं कि जब वो अध्ययन कर रहे थे ना उस विषय पर कि कैसे वो चीज आवाज चमकती है, तो जब गिरती है सूर्य की किरणें तो उसमें क्या होता है ना बच्चों, उसमें जो मणि होते हैं, बिलोर होते हैं, ठोस रवे पर गिरने पर कुछ यही रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, जो रह जाते हैं उससे चमक दिखता है, एक रंग का दिखता है। ठीक है बच्चों, तो वही हमारे जो सीवी रमन जी है, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी वही बात बताते हैं कि कैसे वो गिर जाने पर किस प्रकार के रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको वो बताते हैं। तो फिर क्या होता है बच्चों ना, दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं, जो गिरती हैं या छोड़ देती हैं, वो दोनों इस चीज में बदलाव लाती हैं, रंगों के रंग में बदलाव लाती हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणें में सबसे अधिक ऊर्जा बेजिनी रंग के प्रकाश में होती है। तो सबसे ज्यादा रंग कहां पर होती है ना, बेजिनी रंग कहां पर होती है बच्चों ना, बेजनी रंग में होती है। हाँ, उसके बाद क्या बोलते हैं ना, हाँ
बेजिनी हम जानते हैं सूर्य के आलोक में क्या, हम जब पढ़े थे सूर्य, जो सूर्य होता है उसके 7 रंग होते हैं। वो उसे कहते हैं हम इंडिगो। इंडिगो, INDIGO। आई फोर, नहीं इंडिगो नहीं, अल्ट्रा वायलेट। 7 रंग होते हैं, 3, नहीं क्या बोलते हैं उसको, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। जो सूर्य की किरण होती है उसमें 7 रंग समाये होते हैं, 7 रंग समाये होते हैं। तो बच्चों उस 7 रंगों में बेजनी कलर का जो रंग होता है, बेजनी के बाद क्रमश बेजनी सबसे प्रकाश डालती है, बेजनी का रंग। तो वही बताते हुए कहते हैं कि बेजनी के बाद क्रमश नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकाश लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। जो लाल वर्ण की रंग होती है सूर्य की किरण से जो आती है, हम जानते हैं कि सूरज के किरणों में 7 तरह के रंग आते हैं। हम सोचते हैं सूरज के रंग ऑरेंज कलर या रेड कलर के होते हैं, लेकिन नहीं, सूर्य की किरणों में 7 कलर आते हैं, 7 कलर। 7 कलर सूर्य के किरणों में आती हैं। तो वही बात कि सबसे पहले आते हैं बेजनी रंग, उसके बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो लाल वर्ण जो होता है, लाल रंग जो होता है, वो उसका प्रकाश सबसे कम होता है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रबों से गुजरते हुए जिस परिमाण से ऊर्जा खोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। तो जो किरणें एक वर्णीय प्रकाश तरल और ठोस रबों से गुजरती है, तो उस परिणाम से उस चीज का उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तन होता है, उसका रंग परिवर्तन। जिस तरह सूरज के प्रकाश पड़ेगा उसी प्रकार उस वर्ण में परिवर्तन आएगा। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। जो सीवी रमन जी जो खोजे थे, जो अध्ययन किए थे, उसे भौतिकी की क्षेत्र में सबसे एक क्रांति के समान थी। ठीक है बच्चों, क्रांति यानी आंदोलन, क्रांति यानी आंदोलन। क्रांति यानी आंदोलन, तो उनका जो खोज था एक क्रांति का समान था। इसके पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। तो इसी से भी उनका पहला परिणाम प्रकाश के ऊपर, प्रकाश की प्रकृति के ऊपर यानी लाइट के प्रकृति के ऊपर आइंस्टाइन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनका विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया था। तो आइंस्टाइन का जो भी प्रायोगिक प्रमाण था वो इस खोज में मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते हैं। जो प्रकाश होता है वो तरंग के समान होता है। तरंग, ये जो लाइट होता है, जो लाइट होता है यानी प्रकाश जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह का होता है ना, तरंगों के तरह होता है।
तो मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान। सूक्ष्म कणों यानी बहुत जल्दी एक मिनी सेकेंड में वो ऐसे ही ट्रैवल, जो लाइट जब हम बॉल जलाते हैं तो वो मन फटाक से जलता है बिना कोई समय लेते, तो उसी तरह वो बोलते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो लाइट होता है, वो तीव्र गति में प्रवाहित करता है। समझ में आया बच्चों? तो इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और उन्होंने फोटोन नाम दिया। तो बच्चों जो लाइट है वो उसकी तुलना आइंस्टाइन जी बुलेट ट्रेन यानी बुलेट के यानी जो बंदूक की गोली से तुलना की और उन्होंने उसका नाम फोटोन दिया। फोटोन का अर्थ होता है प्रकाश का अंश। तो बच्चों समझ में आया कैसे लाइट का मतलब हमारे जो सीवी रमन जी कैसे भौतिकी क्षेत्र में कैसे एक नाम बना, कैसे उन्होंने उसका रचना की। रमन के प्रयोगों में आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वन में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। तो ये जो उन्होंने खोजा, यह चीज आइंस्टाइन की थ्योरी, आइंस्टाइन के दिए गए कुछ फॉर्मूला से भी मैच कर रहा था, जिस कारण कि उन्हें यह खोजने में सबसे आसान व सबसे आसान लगा, आसानी से किए। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। इसी कारणवश परमाणुओं के आंतरिक संरचना और अध्ययन सहज हो गया। जब हम परमाणु का अध्ययन जो है वो सहज हो गया। संरचना यानी गठन करना। बच्चों जो संरचना उन्होंने की वो बहुत ही सहज और सटीक ढंग में हो गया। गठन रीति। तो बच्चों तो उनकी जो यह जो अध्ययन किया, जो खोजा उन्होंने, तो यह आणविक और आणविक और परमाणुविक में बहुत ही परमाणविक क्षेत्र में बहुत ही सहज करने लगा किया। आणविक का अर्थ लिखो। आणविक का अर्थ होता है अणु या अणु संबंधित। अणु संबंधित। और परमाणविक का अर्थ क्या होता है? परमाणविक। परमाणविक का अर्थ होता है परमाणु से संबंधित। परमाणु से संबंधित। तो बच्चों अक्षुण का अर्थ लिखो बच्चों। अक्षुण यानी अखंडित
अखंडित। तो बच्चों यह जो आणविक और परमाणविक का आणविक अर्थ होता है अणु संबंधित और परमाणविक का अर्थ होता है परमाणु से संबंधित। तो उस समय उस विषय पर अध्ययन करना बहुत ही सरल हो गया हमारे सीवी रमन जी के खोज से। हाँ हाँ, पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी तो पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीकी है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो उस समय इस सीवी रमन जी के खोज से पहले जब परमाणु के विषय में कुछ अध्ययन करना पड़ता था तो उसका काम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी के द्वारा होता था, जो जिसके सहारा होता था, जो कि ज्यादातर गलत चीजें गलतियों का संभावना बढ़ाता था। तो रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोग्राफी का सहारा लिया जाने लगा। तो यह तकनीकी एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। तो इसी कारण परमाणुओं का अध्ययन बहुत सहज हो गया और परमाणु से होने वाली जो चीजें थी तो उसका अध्ययन भी बहुत सहज हो गया। और इसी पदार्थ को संश्लेषण करते हुए फोटोन की संश्लेषण करते हुए बहुत सारे कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से संभव हो गया। प्रयोगशाला में तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। तो इसी कारणवश बहुत सारी चीजें जैसे छोटे छोटे कृत्रिम परमाणुओं का भी काम शुरू हो गया। बच्चों लिखो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी का मतलब क्या होता है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका अर्थ होता है अवरक्त स्पेक्ट्रोग्राम यानी अवरक्त स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम विज्ञान। तो बच्चों इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का अर्थ होता है अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान, एक विज्ञान होता है। ठीक है, तो बच्चों उसी से वो अध्ययन शुरू कर दिए। संश्लेषण का अर्थ आप तो जानते हो, मिलान करना यानी सिंथेसिस। संश्लेषण
संश्लेषण का अर्थ होता है मिलान करना। जिसे हम इंग्लिश में सिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसिस। तो बच्चों उन्होंने उसका संश्लेषण करना शुरू कर दिया। हाँ, फिर क्या हुआ ना, रमन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी की वैज्ञानिक की पंक्ति में ला खड़ा किया। तो इसी कारणवश वो एक महान वैज्ञानिक के रूप में उभरे। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। इसी कारण उन्हें बहुत सारी पुरस्कारें मिलना शुरू हो गया। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। तो इसी कारणवश, इसी खोज के कारण उन्हें 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया और 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार सबसे ऊंचा सम्मान होता है जो कि साइंस, आर्ट, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसीलिए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। तो इन सब पदों को, यह सब पुरस्कार उन्हें बहुत सारे देशों से मिले, जैसे रूस से, रशिया से, अमेरिका से, फिर हमारे न्यूजीलैंड से, रोम से, बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले। सन 1954 में रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 को उन्हें भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, पद नहीं पुरस्कार होता है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि 1954 में उन्हें दिया गया भारत सरकार के द्वारा। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनसे पहले कोई भी भारतीय जो कि भारत से नोबेल पुरस्कार नहीं पाया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ऐसे व्यक्ति थे जो कि भौतिकी के क्षेत्र में अपने खोज से पहले भारतीय बने, जो कि जिनको की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके बाद ये पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिकों की भी अभी तक नहीं मिल पाई। अभी तक उसी क्षेत्र में कोई भी भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। मतलब कितना बड़ा चीज है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेज का गुलाम था। यह सब पुरस्कार भारत जब अंग्रेज का गुलाम था तभी उन्हें मिला। उन्हें मिलने वाले सम्मान ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। इसी कारणवश उन्हें भारत को एक नया सम्मान और नया आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना का जागृत किया। तो इसी कारणवश भारत में जो कहते थे भारत के लोग कुछ नहीं जानते, तो उन लोगों पर सख्त थप्पड़ था कि भारत भी उस समय किसी और देशों से कुछ
नीचे नहीं है, वो बहुत ही अलग है। भारतीय संस्कृति से रमन की हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अक्षुण्ण का अर्थ है बच्चों, अक्षुण्ण अखंडित, मतलब खंडित नहीं किया, अखंडित रखा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावों को नहीं छोड़ा। वो तिरुचिरापल्ली से बिलोंग कर रहे थे ना, वो साउथ इंडिया से बिलोंग, दक्षिण भारत से भी आ रहे थे ना, तो वही वेश पोशाक वो भी वो पुरस्कार पाने के बाद भी रखे। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। वो मदिरा नहीं पीते थे, मांस नहीं, पूरा शाकाहारी थे, मांस नहीं खाते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वह उन्होंने शराब पीने से इनकार किया, तो एक आयोजक ने परिहास में उन्हें कहा कि रमन ने जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का हाँ, फिर क्या, जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने शराब पीने से इनकार किया, तो एक आयोजक ने परिहास में उन्हें कहा कि रमन ने जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रमन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों। तो जब वो स्टॉकहोम पुरस्कार लाने गए थे तो उसी समय एक आयोजक ने उन्हें कहा कि आप तो आलोक पर अपना खोज किए, तो आप मदिरा क्यों नहीं पी रहे हैं। उनका परिहास उड़ाया, उनका मतलब उनका मजाक बनाया। तो रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनका जो खोज था वो शोध पत्र से सीमित नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चेतना के विकास के प्रति समर्पित थे। वो वैज्ञानिक के साथ, वैज्ञानिक होते हुए भी भारतीय की राष्ट्रता, भारतीय की जो दृष्टि है उसको वो कभी नहीं छोड़े। तो बच्चों फिर क्या हुआ ना, उन्हें उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चेतना के विकास के प्रति समर्पित थे। देश के विकास के प्रति उनके द्वारा जो भी हो वो करना चाहते थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। तो नोबेल प्राइज पाने से पहले वो सोचते थे कि वो एक अनुमान लगाते थे, वो सोचते कि उन्हें कैसे प्रयोगशाला नहीं मिलता था, उपकरणें नहीं मिलती थी, कितना संघर्ष करना पड़ता था, वो सोचते थे। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। जो आज बेंगलोर में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रमन जी के द्वारा दिया गया था और उन्हीं के कारण रमन जी उस इंस्टीट्यूट का नाम इसीलिए उसका नाम रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना गया। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। तो भौतिक शास्त्र में कुछ अलग करने के लिए वो एक एक शोध पत्र लिखे जिसका नाम था इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, जिसमें शोध क्रियाओं की लिस्ट, शोध क्रिया कैसे किया जाता है उस पर था। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक में
दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्र ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। वो वेंकटरमन जी ने बहुत सारे छात्रों के शोध कार्य में सहायक बना और उनका गाइड बने, और बहुत जिन जिन बच्चे उनके द्वारा उनके पास शोध कार्य किए थे, वो आगे चलकर बड़े बड़े शोध कार्य में लगे। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया। तो उन बच्चों ने बहुत सारी, जिन बच्चों को वेंकटरमन जी ने शोध कार्य में अपना गाइड बनाया था, उन बच्चों ने बहुत सारी पद पर अपना अच्छा बहुत अच्छे पदों पर रहे और बहुत ही अच्छे काम किए। और विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने एक जर्नल लिखा, पत्रिका लिखा, जिसका नाम था करेंट साइंस। जैसे एक दीपक अन्य दीपक को जलाने में, अन्य दीपक को आलोक देने में सहायता करती है, उसी तरह वेंकटरमन जी ने बच्चों के जीवन में आलोक डालने में मदद की। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। तो उनका जो कार्य था वो प्रकाश की किरणों तक ही सीमित नहीं था। बहुत उनका व्यक्तित्व, उनका जो कार्य बहुत ही उच्च स्थान पर रहा। और उनका मृत्यु, एक ऐसे महान व्यक्ति का मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 को हुआ, जब उनका आयु था 82 वर्ष में हुए थे, तब उनका मृत्यु हो गया। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें देश ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणें की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांतों खोज निकाले। तो वो कहते हैं कि वो उनका सोचने का तरीका, वो उनका चिंतन यह था कि आपके आसपास जो भी कार्य हो रहे हैं, आप उसे साइंटिफिक वे में देखने की कोशिश करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में देखने की कोशिश करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप उसमें छिपे राज को खोज पाएंगे। हमारे आसपास ऐसे ही जाने कितने ही चीज बिखरे पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्यों का भेद करने की। तो वह कहते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज हो रहे हैं, उसको आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो। अगर आप उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करोगे तो आप उसका जैसे सीवी रमन जी एक अध्ययन करते हुए एक ऐसी उद्भावना की जिसके कारण कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला। आपको भी उसी तरह बनना है। आपको भी साइंटिफिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीजों को देखना है, और देखने के कारण आप भी उन चीजों के रहस्यों पर पर्दा हटा पाएंगे। तो यह था हमारे विषय वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन। बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। धन्यवाद।